हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट आउटपुट सर्किट के सारे पोर्ट्स पढ़ लिए थे। पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 3 तक हमने सारे कवर अप कर लिए थे। तो पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 3 तक अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो 8051 कंट्रोलर में हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है तो वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है एक्सटर्नल मेमोरी और एक आती है आपकी इंटरनल मेमोरी। ओके, तो एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपकी होती है रीड ओनली मेमोरी जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम मेमोरी। ओके, और एक होती है हमारी डेटा मेमोरी जिसमें हमारा रीड और राइट दोनों होता है। तो प्रोग्राम मेमोरी रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी हमेशा आपकी एक्सटर्नल मेमोरी को फेच करेगी। ओके, तो इसमें आपकी कौन सी पिन आपके काम आएगी? PSEN पिन। जो आपकी कंट्रोलर में जो PSEN पिन होती है, अगर उसको आपको मेमोरी को प्रोग्राम को रीड करना है सिर्फ, तो PSEN में आपका 0 जाएगा। ओके, तो PSEN में अगर आपका 0 जाएगा इसका मतलब क्या है? और अगर आपका एक्सटर्नल मेमोरी में EA का जो पिन है आपकी अगर वो 0 रहती है तो इसका मतलब क्या है? आपका एक्सटर्नल मेमोरी फेच हो रही है। ओके, मतलब उसमें से रीड हो रहा है। और EA इज इक्वल टू 0, EA इज इक्वल टू 1 रहता है एक्सटर्नल मेमोरी में, तो आपका क्या हो रहा है? इंटरनल मेमोरी फेच हो रही है। ओके, तो इस तरीके से हमारी 8051 में मेमोरी फेच होती है। ये कुछ उसका मेमोरी की स्ट्रक्चर दे रखी है आपको यहाँ पे। नाउ उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इंटरनल मेमोरी का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इंटरनल मेमोरी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल मेमोरी। ओके, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारी 64 KB की प्रोग्राम मेमोरी होती है और 64 KB की हमारी डेटा मेमोरी होती है, और 4 KB तक की हमारी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी होती है, और 256 बाइट तक हमारी इंटरनल डेटा मेमोरी होती है। ओके, तो ये बेसिक था कुछ 8051 कंट्रोलर के मेमोरी के बारे में। नाउ जो ये सारी मेमोरी है, इच मेमोरी हैज अ सेपरेट एड्रेसिंग मैकेनिज्म। मतलब सबका अलग अलग अपना एक एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ताकि क्या हो सके कि डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स और डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट मेमोरी हम लोग यूज कर सके। ओके, आपका ये ईच मेमोरी विल यूज द सेम एड्रेस एंड डेटा बस बट विद द डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, नाउ उसकी फिगर हम लोग, उसकी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये है उसका कोई स्ट्रक्चर। ये आपकी प्रोग्राम मेमोरी है जो आपकी रोम कहलाई जाती है। ओके, तो रोम में क्या है? आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी की साइज कितनी होती है? आपकी 64 KB की आपकी एक्सटर्नल होती है कंट्रोलर में, और 4 किलोबाइट की आपकी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपकी फिगर है ये 8051 प्रोग्राम मेमोरी की आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी है, जिसमें आपकी 64 KB तो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है और 4 KB आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उसका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक का होता है? 0000H से लेके 0FFFH तक। ओके, और जो आपकी बाकी की 60, अगर आपकी 64 KB की सॉरी 60 KB की अगर एक्सटर्नल मेमोरी होती है तो आपकी एड्रेस कहाँ से होगा? आपका 1000H से लेके FFFH तक होगा। ओके, और अगर सिर्फ अकेला 64 KB एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे यूज हो रहा है तो उसकी एड्रेस क्या कहाँ से होगी? आपकी 0000H से लेके FFFH तक। ओके, अब ये पिन अगर आपकी VCC के साथ कनेक्ट है तब आपका प्रोग्राम जो है वो फैच हो रहा है एड्रेस का। कहाँ से कहाँ के एड्रेस का? 000H से लेके 0FFFH तक। तो इंटरनल मेमोरी आपकी डायरेक्ट होती है, मतलब इंटरनल मेमोरी आप उसमें यूज कर सकते हैं अगर आपका ये पिन VCC के साथ कनेक्टेड है तो। और अगर आपका VCC के साथ कनेक्टेड नहीं है तो एड्रेस से आपका है 1000H से लेके FFFFH तक आपकी एक्सटर्नल रोम के तौर पे आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपकी पिन ये पिन आपकी ग्राउंडेड है तब पूरी मेमोरी और पूरी मेमोरी आप एज एन एक्सटर्नल मेमोरी आप यूज कर सकते हैं।
तब इस टाइम पे क्या होता है आपका कि जो भी आपका आउटपुट सिग्नल होता है PSEN का सिग्नल वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, फॉर दी रोम और ईपी रोम के लिए। तो सिंपल है, अगर आपका ईए पिन VCC के साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा, 4 किलोबाइट मेमोरी आपकी इंटरनल मेमोरी के तौर पे यूज होगी और 60 किलोबाइट मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे यूज होगी। लेकिन अगर ईए पिन आपकी ग्राउंडेड है तब क्या होगा, तब आपका पूरी मेमोरी 64 किलोबाइट की पूरी मेमोरी आपकी एज ए एक्सटर्नल मेमोरी आप लोग यूज कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारी प्रोग्राम मेमोरी तो हो गई, नेक्स्ट है हमारी डेटा मेमोरी जिसे हम लोग रैम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये डेटा मेमोरी की साइज कितनी होती है आपकी माइक्रो कंट्रोलर के लिए आपकी 64 किलोबाइट तक आप यूज करते हैं फॉर दी एक्सटर्नल डेटा मेमोरी, और इंटरनल डेटा मेमोरी के तौर पे आप लोग 256 बाइट तक इसे यूज कर सकते हैं। ये जो आपकी फिगर आपको दे रखी है ये आपकी एक मेमोरी मैप है फॉर दी 8051 डेटा मेमोरी, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 0 से लेके 7FH इतना जो एड्रेस है वो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्टिंग एड्रेस के थ्रू आपकी एक्सेसिबल है। लेकिन इसके 7FH से लेके FFH तक आपकी जो भी एड्रेस है वो आपका एक्सेसिबल है किससे, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ओनली, ठीक है। और बाकी की जो मेमोरी है आपकी वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग से। तो जो भी आपकी एक्सटर्नल डेटा मेमोरी होती है कंट्रोलर की वो आपका किस तरीके से अलोकेट होता है, 0000H से लेके FFFFH तक, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, MOVX इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं टू एक्सेस दी एक्सटर्नल डेटा मेमोरी, ठीक है। और इंटरनल डेटा मेमोरी का जो स्पेस है वो हमारे 3 ब्लॉक में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जैसे आपका 00H से लेके 7FH तक है उसे हम लोग लोअर 128 बाइट के लिए यूज करते हैं। देन 80H से लेके आपका FFH जो है वो हम अपर 128 बाइट के लिए यूज करते हैं, और बाकी का हम लोग SFR के तौर पे यूज करते हैं। बाकी की 128 बाइट की जो मेमोरी है हमारी बची वो हम लोग SFR के तौर पे यूज करते हैं, मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के तौर पे हम लोग उसे यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनली किस तरीके से मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, तो वो हमारा इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वो हमारा एक तरीके से हमारा 8051 का इंटरनल मेमोरी का स्ट्रक्चर हमें बताता है। तो देखिए ये आपका जो भी आपकी इंटरनल मेमोरी है, जो भी आपका सिस्टम है उसमें हमारा प्रोग्राम कोड लिखा होता है फॉर दी मेमोरी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है फॉर दी प्रोग्राम कोड इज नॉर्मली इन द रोम के अंदर लिखा जाता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के पास तो इंटरनल रैम और रोम दोनों है। तो अगर आपकी ये जो दोनों मेमोरी अगर आपकी इनसफिशिएंट होती है किसी प्रोग्राम के लिए, तो आप क्या करते हैं, एडिशनल मेमोरी एक्सटर्नली ऐड करते हैं बाहर से, ठीक है। तो हम लोग पहले इंटरनल रैम देख लेते हैं कि इंटरनल रैम के स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो 8051 कंट्रोलर में आपका इंटरनल रैम आपकी 128 बाइट की होती है, ठीक है। और उसे हम लोग 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका होगा 4 रजिस्टर बैंक होगी, जो आपकी ईच रजिस्टर बैंक आपकी 8 बाइट की होगी। देन दूसरा जो होगा वो आपका बीट एड्रेसेबल एरिया होगा जो आपका 16 बाइट का होगा। देन थर्ड है आपके जनरल पर्पस रैम एरिया होंगे जो आप जिसे आप स्क्रैच पैड एरिया कहते हैं। तो देखिए आपको रैंडम आपको मेमोरी का मैप बता देता हूँ, आपका कुछ इस तरीके का मेमोरी का मैप है, ठीक है। ये देखिए ये जो आपकी मैं आपको और भी छोटा करके बताता हूँ। ये देखिए ये आपका इंटरनल रैम का स्ट्रक्चर है आपको, ठीक है। जैसे 4 बैंक है आपकी, ओके। तो ये सारी बैंक 0 से लेके बैंक 3 तक, ये सारी बैंक आपकी ईच बैंक है वो 8 बाइट की है, ठीक है। और उसका एड्रेस कितना है, 00 जैसे बैंक 0 है तो उसका एड्रेस क्या है, 00H से लेके 07H तक। देन 08 से लेके 08H से लेके 0FH तक आपकी बैंक 1 है। 10H से लेके 17H तक आपकी बैंक 2 है, और 18H से लेके 1FH तक आपकी बैंक 3 है,
ओके, तो ये आपकी 4 बैंक रजिस्टर हो गई। देन बीट एड्रेसेबल रैम एरिया होगा आपका, उसका एड्रेस कहाँ है आपका 20H से लेके 20H से लेके आपका 2FH तक, ठीक है। 20H 21H 22 23 24 25 7 8 9 10 फिर 2A 2B 2C 2D 2E 2F, ठीक है। तो 20H से लेकर 2FH तक आपका बीट एड्रेसेबल रैम का एरिया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए। और 30H से लेके 7FH तक आपका जनरल पर्पस रैम एरिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो इंटरनल मेमोरी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ एक एक करके हमको पार्ट के बारे में देखेंगे कि हमारा पार्ट हमारा क्या कहना चाहता है। तो देखिए, जैसे आपकी पहला पार्ट था हमारा 4 रजिस्टर बैंक, जिसकी जिसका आपका साइज क्या था, ईच बैंक आपकी 8 बाइट की थी, मतलब 32 बाइट की आपकी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर बैंक होती है, ओके। तो 4 रजिस्टर बैंक होती है आपकी, जैसे 0 से लेके 3 तक। तो आपका 128 बाइट की रैम जो होती है वो आपकी 4 रजिस्टर में, सॉरी 128 बाइट की आपकी जो रैम होती है उसमें से 32 बाइट तो आपका क्या होता है, बैंक रजिस्टर ही होता है। और बैंक रजिस्टर का जो एरिया है आपका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक का होता है, 00H से लेके 1FH तक, ठीक है। जो आपकी 4 रजिस्टर बैंक के तौर पे यूज ऑर्गेनाइज होती है। सिंपल है, मैंने आपको सारे बैंक का एड्रेस आपको मैंने बता दिया है कि जैसे रैम की जो रजिस्टर 0 होती है, रजिस्टर बैंक 0 जो होती है उसका एड्रेस आपका होता है 00H से लेके 07H तक, ओके। तो ये एक तरीके के 4 इसमें 8 पार्ट है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है इसमें, ठीक है। यानी 8 बाइट की पर बैंक आपकी 8 बाइट की होती है, ओके, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से रजिस्टर बैंक 0 जो होती है उसी तरीके से रजिस्टर बैंक 1 भी होती है, रजिस्टर बैंक 2 भी होती है और रजिस्टर बैंक 3 भी होती है। तो टोटल रजिस्टर बैंक अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारा एड्रेस क्या होता है, टोटल एड्रेस 00H से लेके 1FH तक, ओके। ये थी कुछ रजिस्टर बैंक की ऑर्गेनाइजेशन। नाउ रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं और स्विचिंग कैसे करते हैं। तो सिलेक्टिंग और स्विचिंग के लिए रजिस्टर बैंक में हम लोग, हमारे पास 2 पिन्स अवेलेबल है, RS0 और RS1, ठीक है। 2 बिट हमारे पास अवेलेबल है जो हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपका रजिस्टर बैंक सिलेक्टेड नहीं है तो प्रोग्रामर जो है आपका वो आपका जो एरिया है, कौन सा एरिया, 00H से लेके 1FH तक, वो आपको सिंपल स्क्रैच पैड के तौर पे या फिर जनरल पर्पस रैम के तौर पे उसे यूज कर सकता है, ठीक है। जब भी आप पावर ऑन करते हैं स्टार्टिंग में या फिर आप कंट्रोलर को रीसेट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली आपकी बैंक 0 है वो सिलेक्ट हो जाती है, ओके। तो इस तरीके से रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन और स्विचिंग किया जाता है। कौन सी पिन से, कौन से 2 बाइट से, RS0 और RS1 से, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या है उसके, डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपका जो रजिस्टर बैंक 1 है उससे हम लोग सेम रैम स्पेस को यूज करते हैं एज अ स्टैक मेमोरी, ठीक है। ये आपकी एक मेजर प्रॉब्लम है जब हम लोग 8051 को प्रोग्रामिंग करते हैं तब, कि हमारी जो रजिस्टर बैंक 1 है, ओके, तो हम उसे एज अ स्टैक मेमोरी भी यूज करते हैं। तो हमें ये सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि रजिस्टर बैंक 1 को हम लोग रजिस्टर बैंक के तौर पे यूज करें कि स्टैक के तौर पे यूज करें, ओके। तो ये भी एक ये हमारा डिसएडवांटेज है। और हम लोग प्रोग्राम मेमोरी जो है हमारी 8051 में, वो हमारी रजिस्टर बैंक के तौर पे हमें यूज करनी है कि स्टैक के तौर पे यूज करनी है, वो भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये भी एक आपका डिसएडवांटेज है। दूसरा अब एडवांटेज क्या है रजिस्टर बैंक के इट रिड्यूस द लेटेंसी पीरियड ऑफ सब रूटीन कॉल और एन इंटरप्ट। इसका मतलब क्या है, रजिस्टर बैंक का यूज करने पे हम लोग क्या करते हैं
कि जो भी आपका लेटेंसी पीरियड मतलब रिटर्न होने वाला पीरियड, कि अगर आपने किसी सब रूटीन यूज किए या फिर किसी तरीके का इंटरप्ट आपके मेमोरी में हो रहा है, तो इंटरप्ट से ओवरकम करने के लिए जो टाइम लग रहा है हमें, ओके, वो हमारा कम लगता है। ओके, तो इस तरीके से रजिस्टर बैंक का एक एडवांटेज है। सिंपल है, कुछ भी है नहीं। नाउ सेकंड है हमारा बीट एड्रेसेबल एरिया ऑफ 16 बाइट। ठीक है, तो उसकी साइज और उसका एड्रेस की रेंज क्या है? तो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो आपका 16 बाइट रिजर्व करता है ऑफ इंटरनल रैम, जिसकी एड्रेस की रेंज होती है आपकी 20H से लेके 2FH तक, जहां पे आपका बीट एड्रेसेबल एरिया जिसे कहा जाता है। ओके, और ये जो 16 बाइट की है, ऐसे मिला के हमारे पास टोटल 8 बीट एड्रेसेबल एरिया है, जो हमारा टोटल कितना कंसिस्ट कर रहा है? 128 बीट हमारा कंसिस्ट कर रहा है इन द इंटरनल मेमोरी। ओके, और उसका एड्रेस तो मैंने आपको बता ही दिया है, एड्रेस कहां से लेके कहां तक है आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपको फिगर में आपको बता ही दिया है कि आपका 20H से लेके आपका 2FH तक आपका बीट एड्रेसेबल रैम होती है। ओके, इसका यूज क्या है? जब भी आपके प्रोग्राम को कुछ भी जैसे बाइनरी नंबर का, बाइनरी इवेंट का आपको कुछ भी याद रखना है, तब आपकी बीट एड्रेसेबल मेमोरी आपकी यूज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको किसी स्विच को ओपन करवाना है या फिर किसी स्विच को क्लोज करवाना है, तो उसका मैं उसकी जो आपकी मेमोरी है, उसके लिए जो मेमोरी ऑक्यूपाई होनी है वो आपकी बहुत ही कम होती है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, बीट एड्रेसेबल मेमोरी में हम लोग उसे स्टोर करते हैं। ओके, और 128 जो ये आपकी बीट एड्रेसेबल एरिया है 128 बिट्स का रैम लोकेशन में, अगर उसे हमें एक्सेस करना है और दूसरे बीट एड्रेसेबल स्पेस को हमें यूज करना है ओनली फॉर दिस सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सिंगल बीट इंस्ट्रक्शन के लिए हमें कोई इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करने की जरूरत नहीं है। यही एक आपका एडवांटेज है फॉर द बीट एड्रेसेबल एरिया। ठीक है, रैम का अगर आप उसे एक सिंगल बाइट के तौर पे यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और आप अगर उसे ग्रुप के तौर पे यूज करना चाहते हो तो अभी आप उसे यूज कर सकते हो। नाउ जनरल पर्पस रैम एरिया, तो जनरल पर्पस थर्ड हमारा है जनरल पर्पस रैम एरिया। तो रैम ये आपका जो एरिया है वो आपका कहलाता है स्क्रैच पैड एरिया। ठीक है, और वो कहाँ पे आपका इंटरनल रैम में कहाँ पे आपका लाई करता है? इट लाइज अबाउट द बीट एड्रेसेबल एरिया, और उसका एड्रेस क्या है आपका 30H से लेके 7FH तक। तो ये जो आपका जनरल पर्पस रैम का एरिया है उसे आप लोग डेटा रैम के तौर पे यूज करते हैं, और ये जो मेमोरी है आपकी एरिया में वो आपकी बाइट एड्रेसेबल होती है, या आपकी बीट एड्रेसेबल नहीं होती, बाइट एड्रेसेबल होती है। ठीक है, अगर आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ बाइट अगर आपके अवेलेबल है, तो प्रोग्रामर ये जो आपका एरिया है स्क्रैच पैड एरिया, इसे आपका स्टैक एरिया के तौर पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब कुछ यूजेस हैं इंटरनल रैम के, कुछ यूजेस हैं। जैसे आपका पहला यूज है, इट इज नॉट एसेंशियल टू यूटिलाइज द एंटायर एरिया ऑफ इंटरनल रैम ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर एज स्क्रैच पैड एरिया। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका होल एरिया है इंटरनल रैम का कंट्रोलर उसे आप स्क्रैच पैड के तौर पे यूज करें, ऐसा जरूरी, ऐसा एसेंशियल नहीं है। दूसरा क्या है, द माइक्रो कंट्रोलर हैज इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ इंटरनल मेमोरी लोकेशन टू बी यूज्ड एज अ डेटा पॉइंटर, आप उसे डेटा पॉइंटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा यूज क्या है आपका, जो रजिस्टर है आपका R0 से लेके R1 तक का, यानी चार रजिस्टर में से दो रजिस्टर बैंक है आपकी R0 से लेके R1। ठीक है, वो आपकी यूज हो सकती है एज अ पॉइंटर टू पॉइंट द इंटरनल रैम एज वेल एज द एक्सटर्नल रैम। ठीक है, जबकि when the register R0 or R1 are used to access the external RAM, this 8 bit will treated as the lower significant bit of 16-bit address, and the most significant bit is taken to be 00H by the
डिफॉल्ट। ओके, तो ये कुछ यूजेस थे इंटरनल रैम के। अब इंटरनल रैम हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमारी इंटरनल रोम होती है। ठीक है, इंटरनल रोम क्या है? एक सेपरेट मेमोरी है फॉर दी प्रोग्राम एंड डेटा, जहां पे हमारी मेमोरी का सेम एड्रेस की रेंज होती है। ठीक है, तो उसके फंक्शन क्या है? इंटरनल रोम का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है आपके? स्टोर करना। किसे स्टोर करना? इंटरनल प्रोग्राम कोड को। ठीक है, और उसके एड्रेस की रेंज कितनी होती है? 0000H से लेके 0FFFH तक। ओके, और उसकी एड्रेस की रेंज क्या है? वो तो मैंने आपको बता ही दी है, 0000H से लेके 0FFFH तक। ओके, इंटरनल रोम आपकी 0000H से लेके 0FFFH तक होती है। लेकिन पीसी होता है आपका, जो भी आपका पीसी होता है, वो प्रोग्राम कोड कहां से कहां तक एक्सेस कर सकता है? 0000H से लेके FFFFH तक एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी तो आपकी उतनी है जो मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, और हायर ऑर्डर जो मतलब ये जो एड्रेस है आपका 0FFFH से लेके, अगर उससे हायर ऑर्डर एड्रेस होता है तो 8051 क्या होता है? प्रोग्राम कोड को ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल मेमोरी से फैच करता है। ठीक है, नाउ इंटरनल रोम और इंटरनल रैम हमारी कंप्लीट हो गई, यानी इंटरनल मेमोरी हमारी टोटल कंप्लीट हो गई। नाउ एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी जब भी आपकी कब यूज होती है एक्सटर्नल मेमोरी? जब आपकी जो इनबिल्ट रैम और रोम मेमोरी आपकी आपकी सफिशिएंट नहीं है किसी प्रोग्राम को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? दो सेपरेट एक्सटर्नल मेमोरी की स्पेस अवेलेबल होती है फॉर दी बाय दिस 16 बिट पीसी और डीपीटीआर। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट कंट्रोल पिन्स होती है जो आपकी एक्सटर्नल रैम और रोम को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। ओके, तो अगर इसमें आप अगर आपका 128 बाइट का इंटरनल रैम इनसफिशिएंट है तो एक्सटर्नल रैम आपकी एक्सेस होती है बाय दी डीपीटीआर। ठीक है, और 8051 फैमिली में आपकी एक्सटर्नल रैम जो यूज होती है वो आपकी कब तक कहां तक हो सकती है? 64 केबी तक यूज हो सकती है फॉर दी 8051 फैमिली के लिए। ठीक है, और रोम भी आपकी 64 केबी तक आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर दी 8051 फैमिली। ओके, सो आज हमारा पूरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल रैम, रोम और आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, ये पूरा टॉपिक आज कवर अप कर दिया है। नाउ जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग जैसे हमने 8085 कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमने टाइमिंग डायग्राम देखे थे, उसी तरीके से हम लोग